नमस्कार। छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनी ठाकुर। देश में इस वक्त माहौल चुनावी है। इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, अगले साल केंद्र के चुनाव होने हैं। इस बीच चर्चा इस बात को लेकर भी है कि क्या चुनाव एक साथ होने चाहिए। एक देश एक चुनाव को लेकर कई तरह के जो विचार हैं वो सामने आ रहे हैं। आज की हमारी चर्चा भी चुनाव के इर्द गिर्द घूमती है। हमारी चर्चा का केंद्र है वो मतदाता जो पहली बार वोट डालेंगे, और पहली बार हमारे देश में वोट डालने की उम्र है 18 साल। तो क्या 18 साल की उम्र वोट डालने के लिए सही है? क्या 18 साल में मतदाता इतना परिपक्व हो जाता है कि वो अपने प्रतिनिधि को चुन सके जो उसके क्षेत्र का विकास करे? इस विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ अखबार के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार सुनील कुमार जी हैं। सर, स्वागत है सर। नमस्कार। और जो चर्चा है कि क्या 18 साल की उम्र को सही उम्र माना जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त तो ये भी कहा जा रहा है कि राज्य के लिए, केंद्र के लिए, पंचायतों के लिए, वार्ड के लिए एक साथ प्रतिनिधि चुना जाए। तो क्या पहली बार जो वोट डालने जा रहे हैं उनमें आपको इतनी समझ लगती है कि वो सारे प्रतिनिधियों को लेकर, या कम से कम फिलहाल की जो व्यवस्था है उसमें अपना नेता चुन सकते हैं? आपने जो कहा उसमें दो सवाल हैं कि अगर ये सारे चुनाव एक साथ हो जाते हैं जी, तो क्या उसमें पहली बार वोट डालने वाले वो हड़बड़ा नहीं जाएंगे? इतने सारे अलग अलग ईवीएम मशीन, बैलेट पेपर, इतने कैंडिडेट, इतनी पार्टी देखकर। जी, ये एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि क्या कोई एक चुनाव है जो 18 साल के होने के बाद पहला चुनाव विधानसभा का आया या लोकसभा का आया या म्युनिसिपल का चुनाव आया, पंचायत का, जी, तो एक ही चुनाव में उनकी परिपक्वता कितनी देखने मिल सकती है, क्या उम्मीद की जाती है? तो मैं कई बार ये सोचकर हैरान होता हूँ कि 18 साल के एक औसत व्यक्ति से, लड़के से या लड़की से मैं क्या उम्मीद करता हूँ? जी, वो क्या सोचते होंगे देश के बारे में? मुझको लगता है कि वो ओप्पो, वीवो, सैमसंग, आईफोन, इनके बारे में सोचते हैं। मुझको लगता है ब्लूटूथ के बारे में सोचते हैं। मैं भी पहनता हूँ ब्लूटूथ। मुझको लगता है कि वो जोमेटो से किस चीज़ पे डिस्काउंट मिल रहा है इसके बारे में सोचते हैं। जी, आपकी पीढ़ी के लोग होंगे, वो लोग सोचेंगे कि कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी है, कौन सा स्कूटर, कौन सी मोटर बाइक कैसी अच्छी है, इसके बारे में। जी, हो सकता है उनमें से कुछ लोग कोई पॉप सॉन्ग, कुछ छत्तीसगढ़ी म्यूज़िक सुनते होंगे, वो लोग म्यूज़िक सुनते होंगे। मैं अपने आसपास 18 साल के ऐसे लोगों को नहीं देखता जो ज़िंदगी के असल मुद्दों पे चर्चा करते हों जी, कि हिंदुस्तान में आज बेरोज़गारी कितनी है, यहाँ पढ़ाई कितनी ख़राब है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की हालत कितनी ख़राब है, साल में 120 दिन भी क्लास नहीं लगती है। ऐसे हज़ार सवाल हैं। क्यों ब्रांडेड मेडिसिन चलती हैं, क्यों जेनेरिक मेडिसिन नहीं चलती हैं? क्यों बीएसएनएल नीचे गिराया जा रहा है जानबूझकर ताकि एक प्राइवेट कंपनी को आगे बढ़ाया जा सके? ऐसे हज़ार सवाल मेरे दिमाग में आते हैं कि नौजवान के दिमाग में आने चाहिए। यानी कि जो फोन का स्क्रीन टाइम है उससे अलग सोसाइटी के लिए भी कोई टाइम उनके पास है या नहीं है कि उन मुद्दों पर वो सोच सके? मैं सोसाइटी तो बहुत दूर की बात रहेगी, मैं परिवार की बात करूं और उनकी खुद की बात करूं जी, तो मुझको तो वो अपने परिवार की फिक्र करते भी नहीं दिखते। मैं 18, 19, 20 साल की बात कर रहा हूं जो पहला वोट डालते हैं। जी, 20 साल की उम्र तक मुझको लोग परिवार की फिक्र करते नहीं दिखते। आल औलाद जो है माँ बाप की छाती पे मूंग दलते दिखती है। लोग बिना कमाई का सोचे हुए एमए, एमकॉम, पीएचडी कर लेते हैं, एलएलबी कर लेते हैं, लेकिन घर परिवार का नहीं सोचते कि माँ बाप किस तरह से घर चलाते होंगे। जी, वो ये नहीं सोचते कि हम पार्ट टाइम काम करके कुछ कर लें। जी, पूरी दुनिया में जो सभ्य लोकतंत्र हैं, जितने विकसित लोकतंत्र हैं, जी, चाहे हम यूरोप को लें, चाहे अमेरिका को लें, जर्मनी को लें, कहीं को भी ले लें आप, वहाँ पे बच्चे कॉलेज में पढ़ते हुए पार्ट टाइम काम करते हैं, कहीं पे रेस्तरां में काम कर लेते हैं, टेबल सर्व करना कहते हैं, दे डू टेबल सर्विंग। किसी बार में काम कर लेते हैं, लाइब्रेरी में काम कर लेते हैं, सुपरमार्केट में शेल्फ रिफ़िल करने का काम कर लेते हैं। $12-15 पर आवर का उनको पैसा मिल जाता है। माँ बाप के ऊपर बोझा कम बनते हैं। दूसरा, मूव आउट होना कहते हैं। माँ बाप का घर छोड़ के
अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ रहने चले जाना कहीं, कि मूव आउट हो रहे हैं। वो भी एक किस्म की मैच्योरिटी, परिपक्वता मानता हूँ मैं। यहाँ तो शादी के बाद माँ बाप के साथ बने रहने में लोगों की दिलचस्पी रहती है कि डोकरा डोकरी बच्चे खिलाएंगे। तो मुझको ये बिल्कुल नहीं लगता है कि यहाँ के लोग जो हैं ये समाज के असल मुद्दों को, परिवार की असली दिक्कतों को, देश की राजनीति को, लोकतंत्र को, इसके बारे में सोचने वाले। आपको अगर 18 साल के ऐसे बच्चे दिखें तो आप मुझसे ज़रूर मिलवाइएगा। मैं उनका इंटरव्यू करना चाहूँगा यहाँ आपकी जगह उनको बिठा के, और मैं उनका इंटरव्यू करना चाहूँगा कि भाई या बहिनी, कहाँ से आपको इतना ज्ञान प्राप्त हो गया, इतनी चेतना कहाँ से आ गई, कहाँ से इतनी जागरूकता आ गई? कहीं आप एक बोधि वृक्ष के नीचे तो रात में नहीं बैठ गए थे ध्यान करते हुए, तो या कहीं आपने भगत सिंह का लिखा हुआ तो नहीं पढ़ लिया? ऐसा मुझको लगेगा। आपको अगर 18, 20, 22 साल के लोग अगर दिखें जिनमें परिपक्वता, राजनीतिक चेतना दिखे, तो आप मुझसे ज़रूर मिलवाइएगा। मैं भी ऐसे दुर्लभ हीरे को देखना चाहूँगा। सर, लेकिन सवाल फिर मेरे जहन में ये भी आता है कि अगर 18 साल के लोग परिपक्व नहीं हैं, जो कि कहीं ना कहीं सही बात भी है, क्योंकि अब का समय लोग फ़ोन से बाहर निकल कर देखते नहीं हैं, पर 18 साल से लेकर 58 साल तक का जो वर्ग है उसमें एक बड़ा वर्ग ऐसा नज़र आता है जिसमें राजनीतिक समझ नहीं है। सालों बीत जाने के बाद भी, कई बार अपने लिए वोट डालने के बाद भी उनमें वो समझ नज़र नहीं आती है। उनको जो कुछ दिखाया जाता है या जो कुछ प्रोपेगेंडा उनके सामने रखा जाता है वो उसी को मान के चले जाते हैं। अब ये आप 18 साल से बात शुरू कर रही हैं और मेरी पीढ़ी या मुझसे भी कुछ और जवान लोगों पे ले आ रही हैं उसको। आप बोल रही हैं और मैं सोच रहा हूँ, तो मुझको लगता है ये क्या सचमुच ये 48 साल, 38 साल, 58 साल के लोग जो हैं, जो व्हाट्सएप पे मुझको रोज़ सवेरे भेजते हैं कि किस तरह पुष्पक विमान देश का पहला विमान था, दुनिया का पहला विमान था, कैसे शंकर जी जो हैं पहले प्लास्टिक सर्जन थे देश के, कैसे कर्ण जो हैं माँ के कोख से बाहर पैदा हुए थे, तो वो एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी या कृत्रिम गर्भाधारण तकनीक या क्या था, क्लोनिंग था, क्या था वो। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं शायद ज़्यादा बेरहम हो रहा हूँ पहली बार के मतदाता से। मुझको ऐसा लग रहा है कि जो आखिरी बार के मतदाता हैं, जिनकी ज़िंदगी का हो सकता है ये आखिरी चुनाव हो, आखिरी बार वोट डाल रहे हों, क्या उनमें भी परिपक्वता है? ऐसा मुझको लगता है। अभी आप बोल रही हैं तो मैं थोड़ा हैरान और थोड़ा ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ इस बात को लेकर कि परिपक्वता है किस में। क्योंकि मेरे इर्द गिर्द के जो लोग हैं उसमें बहुत सारे लोग मेरी पीढ़ी के हैं। वो जिस तरह की दकियानूसी, जितनी पाखंडी और जिस किस्म की सांप्रदायिक, घोर सांप्रदायिक बातें करते हैं, तो मैं उससे हैरान भी होता हूँ, परेशान भी होता हूँ। देश के एक बहुत बड़े कार्टूनिस्ट हैं राजेंद्र धोड़पकर, उनको मैंने इंटरव्यू किया था कुछ अर्सा पहले। उन्होंने कहा था हवा में जहर इतना घुल गया है कि अब मैंने अपने परिवार के लोगों, रिश्तेदारों से भी बात करना तकरीबन बंद कर दिया है, क्योंकि उनकी बातों में भी वो जहर दिखने लगा है। यानी घोर सांप्रदायिकता विरोधी राजेंद्र धोड़पकर इतने अच्छे कार्टूनिस्ट हैं जी। अगर उनको ये लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, जहर इतना घुल चुका है, तो ऐसी जहरीली हवा को लेने वाले, सांस लेने वाले, उनके दिमाग तक वही ऑक्सीजन की जगह जो यूनियन कार्बाइड कारखाने से मिक निकली थी जहरीली गैस, वही पहुंच रही है। तो क्या ये लोग भी वोट देने के लायक हैं? और अगर कोई भी वोट देने के लायक नहीं है तो क्या हमको पड़ोस के पाकिस्तान की तरह फौजी तानाशाही देखना चाहिए? यहाँ पे क्या देखना चाहिए? और कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक पॉलिटिकल चर्चा यहाँ पे की थी जी। मैंने और आलोक पुतुल जी थे शायद उस दिन ये बात की थी, लोग इस कदर भ्रष्ट हो गए हैं, मतदाता इस कदर भ्रष्ट हो गए हैं। तो ये फर्स्ट टाइम वोटर नहीं है जो इतने भ्रष्ट हुए होंगे, उनको तो अभी सीखना होगा भ्रष्ट कैसे होते हैं। लेकिन जो पुराने वोटर हैं, जिनको बोलचाल की भाषा में पुराने पापी कह सकते हैं, वो लोग इस कदर भ्रष्ट हो गए हैं कि वो कोशिश करते हैं कि अपने सांसद से, विधायक से, कैंडिडेट से क्या क्या निचोड़ा जा सकता है। तो क्या वो लोग वोट डालने के ज़्यादा अधिकारी हैं 18 साल वाले से? ये
अब आपके सवाल के बाद मुझको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो कोई निष्कर्ष भले ना निकाला जाए सर, लेकिन आखिर क्राइटेरिया क्या हो सकता है? अगर मैं कहूँ कि जब आपने पहली बार वोट डाला होगा, आपको क्या याद आता है कि उस समय आपने क्या सोचा था, किसे वोट करना है, और आपके आसपास के, आपके साथ के जो लोग थे, क्या वो भी वोट डालने को लेकर उतने जागरूक आपको लगे थे? देखिए, मैं अपनी पीढ़ी का प्रतिनिधि नहीं था, मैं अटपटा व्यक्ति था, अनोखा था। मैं अपने आसपास के लोगों से बिल्कुल हट के था। मैंने 18 साल की उम्र में अखबार में नौकरी शुरू कर दी थी जी। कॉलेज फर्स्ट ईयर फेल हुआ था और अखबार की नौकरी शुरू कर दी थी जी। तो उस समय शायद 18 साल वोटिंग एज नहीं थी, 21 साल थी। इमरजेंसी का दौर था। इमरजेंसी के बीच में मैंने अखबार में काम शुरू किया था 76 में जी। सितंबर 76 याद है मुझको। तो वो दौर जो है राजनीतिक शिक्षण का दौर था। लोकतंत्र को लेकर, आज़ादी को लेकर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सेंसरशिप। हमारा शहर विद्याचरण शुक्ल का शहर था जो कि सेंसर मिनिस्टर थे इंडिया के। तो हमको सब कुछ बड़े फास्ट फॉरवर्ड मोड में सीखने मिला था। इमरजेंसी के खतरे क्या होते हैं, लोकतंत्र कैसा खतरे में पड़ता है, किस तरह से इमरजेंसी के समर्थक हुआ करते हैं। मैं जंगल के प्राणी का अपमान करना नहीं चाहता क्योंकि उन्होंने कभी इमरजेंसी का समर्थन नहीं किया था जी। ये केवल शहरी लोग थे जिन्होंने एक साथ आवाज़ लगाकर इमरजेंसी का समर्थन भी किया था। मैं उस दौर से निकला हुआ हूँ। तो मेरे ख्याल से उस वक्त 21 साल वोटिंग एज थी। तो 18 से 21 के बीच में मेरी जो ग्रूमिंग हुई थी जी। जो मेरा राजनीतिक शिक्षण हुआ था वो बहुत अधिक हुआ था। मैं एक औसत वोटर नहीं था। मैंने बहुत देखा था, समझा था। मैंने इमरजेंसी के जर्नलिज्म को देखा था, राजनीति को देखा था। तो मेरी बुनियादी समझ इतनी पुख्ता थी कि मैंने अगर 77 में वोट डाला होगा तो जाहिर तौर पर मैंने कांग्रेस और इंदिरा गांधी के खिलाफ डाला होगा, और अगर मैंने पहला वोट 1980 में डाला होगा तो जाहिर तौर पे मैंने वो वोट इंदिरा गांधी के लिए डाला होगा। तो ये राजनीतिक चेतना का एक अलग दौर था। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण बताता हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है जी। भगत सिंह का। जी। भगत सिंह ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की, देश को आज़ाद कराने की कोशिश की। जिस जनरल डायर ने इतना जलियांवाला बाग में इतना जनसंहार किया था, उनका विरोध किया। ये तमाम चीज़ें भगत सिंह के नाम के साथ इतिहास में दर्ज है। भगत सिंह जब जेल में, लाहौर जेल में बंद रहे, वो जितना पढ़ते रहे, जितना लिखते रहे, 23 साल की उम्र में फांसी हो गई। 23 साल की उम्र में। आपसे भी कम उम्र के शायद रहे हों अगर आप 23 की हो गई हैं तो। उन्होंने जितना लिखा है उतना आज 23 साल की उम्र में औसत लोग पढ़ नहीं सकते। जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी के लोग पढ़ सकते हैं जो दुनिया भर में अपने ज्ञान के लिए, अपनी जागरूकता के लिए, राजनीतिक चेतना के लिए जानी जाती है, जिसको हिंदुस्तान की बहुतायत जो है वो टुकड़े टुकड़े गैंग कह के बदनाम करती है। लेकिन दुनिया की यूनिवर्सिटी में अगर सोशल साइंसेस की किसी यूनिवर्सिटी को इज्जत है हिंदुस्तान से तो वो केवल जेएनयू को है। वहाँ के लोगों को अगर आप देखें, वहाँ के 18, 19, 22 साल के जो लोग होंगे वो कन्हैया कुमार किस्म से भाषण दे सकते हैं। वो जागरूक लोग हैं। वो यूनिवर्सिटी एक जागरूक पीढ़ी बनाती है। चाहे उसको आप देशद्रोही करार दे दें, चाहे उसको टुकड़े टुकड़े गैंग कह दें, जो कहना है कहें, लेकिन वो देश के जिम्मेदार मतदाता बनाती है वो यूनिवर्सिटी। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जिनको बहुत कम लोग हैं, माहौल मिल पाता है या वो शिक्षा वो ग्रहण कर पाते हैं कि उनकी समझ बन पाए। अगर हम ये मानते हैं कि 18 साल की उम्र में या उसके बाद भी लोगों की समझ नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो सरकारें रही हैं वो भी एक वजह है कि शिक्षा का वो स्तर नहीं रखा गया, और बहुत बड़ी वजह है। और दूसरा ये शिक्षा के स्तर से जुड़ा हुआ मुद्दा होने के बजाय ये राजनीतिक शिक्षण से जुड़ा हुआ मुद्दा है, राजनीतिक चेतना से जुड़ा हुआ मुद्दा है जी। मुझको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के अधिकतर राजनीतिक दल ये नहीं चाहते कि जनता जागरूक हो। बिल्कुल। वामपंथी दलों के बारे में मैं कह सकता हूं कि वो इस बात को लेके अड़े रहते हैं कि वोटर जागरूक होना चाहिए, जनता में जागरूकता होना चाहिए, लोगों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं वो। और जेएनयू की जो बात कर रहा हूँ मैं, जेएनयू बदनाम इसीलिए है कि वहाँ वामपंथी सोच का बोलबाला रहता है। अब देश में अगर वही एक राजनीतिक विचारधारा रह गई है
जो जनता के राजनीतिक चेतना में भरोसा रखती है। बाकी कोई पार्टी भरोसा नहीं रखती, जिंदाबाद मुर्दाबाद में लगे रहते हैं लोग। तो ऐसे देश में राजनीतिक चेतना अगर विकसित नहीं हो पा रही है तो सरकारें, राजनीतिक दल ये जिम्मेदार हैं। और अभी तो हाल के वर्षों में तो मैं देख रहा हूँ जी, धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर जो पोलराइजेशन चल रहा है जी, वो तो लोगों को राजनीतिक चेतना और वैज्ञानिक समझ इन दोनों से दूर ले जा रहा है। बिल्कुल। और सर, गलियों में, सड़कों पे ये उदाहरण नजर आता है कि एक नौजवान जिसके हाथ में एक महंगा फोन है, वो फोन लेकर वही नफरत भरी बातें देख रहा है, हाँ। जिससे समाज पे असर पड़ रहा हाँ। है। लेकिन वहीं एक दूसरा बच्चा भी है जो कोई ठेला लगा रहा है, कुछ बेच रहा है, और ये कोशिश कर रहा है कि परिवार का गुजारा हो। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल भी हो जाता है कि वो अपने घर के 2 वक्त की रोटी की चिंता करें या राजनीति में क्या हो रहा है इसकी चिंता करें। तो ये जो फर्क है, ये खत्म करना भी तो जरूरी है। ये फर्क कम करना जो है ना, आप ये समाजवाद और साम्यवाद की बात कर रही हैं, जो कि अब इस देश में मुमकिन नहीं है। अब ये देश जो है पूरी तरह से पूंजीवाद के भ्रष्ट तंत्र जो है, जो क्रोनी कैपिटलिज्म कहलाता है, सत्ता के पसंदीदा सौदागर, उनके हाथों में चले गया है देश। अब वहाँ से इसकी कोई वापसी नहीं हो सकती। ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को क्रॉस कर चुका है। जहाँ से हम वापस जा सकते थे वो नहीं है अब यहाँ से आगे एक ही रास्ता है, पूंजीवाद का और शोषण का। यहाँ पे आप जो कह रही हैं कि जिस पीढ़ी के लोग मेहनत मजदूरी करके घर चला रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, कहीं छोटा सा कोई काम कर रहे हैं, मुझको ऐसा लगता है कि उनकी राजनीति का समझ लाख रुपए का मोबाइल रखने वाले से शर्तिया ज़्यादा होगी, क्योंकि उन्होंने सुबह से शाम तक 200 रुपये 300 रुपये कमाने में जितनी चीज़ें देखी होगी, जितना तजुर्बा लिया होगा, उससे वो असल ज़िंदगी के करीब हैं। जिन्होंने अपने माँ बाप के पैसों से लाख रुपए का मोबाइल ले लिया है और 2 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक की मोटरसाइकिल ले ली है, जिनके जेब में 2-2 4-4 क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड रहते हैं जी, उनकी समझ, मुझको लगता है वो समझ से कोसों दूर हैं वो। यानी कहीं ना कहीं ये लगता है कि उम्र जो है उससे तय नहीं हो सकता कि व्यक्ति कितना परिपक्व होगा। हालांकि 18 साल ज़्यादातर जगहों पर मानी जाती है कि एक उम्र जिसके बाद लोग मैच्योर हो जाते हैं, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस मिलने की बात हो या शराब पीने के लिए भी जो उम्र रखी गई है। लेकिन देश भर के साथ साथ अगर हम दुनिया के बाकी देशों को भी देखें सर, तो ये लगता है कि वहाँ भी एक कोई उम्र तय कर पाना कि आखिर वोटिंग की एज क्या है, ये अभी तक संभव नहीं हो पाया। इसीलिए 16 साल से लेकर 25 साल तक की उम्र है अलग अलग देशों में। तकरीबन 11 ऐसे देश हैं जो 16 साल की उम्र में ही वोट का अधिकार दे देते हैं, और इसमें ब्राजील, स्कॉटलैंड, अर्जेंटीना जैसे देश भी हैं। 25 साल की उम्र में भी वोटिंग राइट मिला हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात में 25 साल की उम्र में आप वोट दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि जो शादी की उम्र है वो 18 साल ही है। अच्छा। और एक मुझे उदाहरण याद आता है सिंगापुर का, क्योंकि अभी शिक्षा से जुड़ी हुई बातें हम कर रहे थे और राजनीतिक जो समझ है उसकी बात कर रहे थे। तो सिंगापुर में वोटिंग की उम्र जो है वो 21 साल रखी गई है, जबकि वहाँ पे साक्षरता दर 97% है। और ये माना भी जाता है कि अगर शिक्षित आप हैं तो आप फैसले कहीं बेहतर तरीके से ले सकते हैं। लेकिन फिर हमारे सामने इंडोनेशिया भी आता है। इंडोनेशिया में जो नागरिक हैं उनके लिए वोटिंग की एज 17 है, लेकिन अगर उनकी शादी हो चुकी है तो वो वोट देने के काबिल माने जाते हैं, या अगर उनकी शादी हुई है या तलाक हो चुका है तो ये माना जाता है कि वो वोट दे सकते हैं। उनको तजुर्बा हो गया। अच्छा। ये किस तरह से आप देखते हैं सर, ये जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग वेरिएशन है कि किसी को शादी करने के बाद समझ आ जाएगी, ये भी एक सोच मुझको लगता है ये हिंदुस्तान में भी ऐसी सोच काम करती है। बहुत सारे माँ बाप जिनकी आल औलाद नालायक रहती, खासकर लड़के जी, ऐसे लड़के जो काम नहीं करते, पढ़ते लिखते नहीं है, बाप की दुकान में बैठने को तैयार नहीं है, बाप का खेत जोतने को तैयार नहीं है, केवल उनके पैसों पर हरामखोरी करना चाहते हैं। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए माँ बाप सोचते हैं इसकी शादी कर दो, सुधर जाएगा, लड़की आएगी इसके सिर पे जिम्मा आएगा तो सुधर जाएगा। ये अपने सिर की जो दिक्कत है, उनकी समस्या है जी, जो बेटा उनके ऊपर बोझ है, उसको बाहर से एक लड़की को इंपोर्ट करके उसके ऊपर डाल देना चाहते हैं कि अब तू निपट गई, तुम लोगों का आपस का मामला है। मुझको ऐसा लगता है हिंदुस्तान में तो ये सोच काम करती है।
बच्चों को जिम्मेदार बनाने का यही एक तरीका है कि अगर लड़का है तो उसकी शादी कर दो, और लड़की है तो लड़की ज़रूर जिम्मेदार रहती है हिंदुस्तान की, क्योंकि उसको अमर घर चल और कमला नल पर जल भर, ये पहली क्लास से उसको सिखाया जाता है कि तेरे को नल पर पानी भरना है। तेरा भाई जो है वो घर जाएगा, पढ़ेगा, लात तान के सोएगा, कुछ भी करेगा, उसके लिए माँ मालपुआ बनाएगी, तू पानी भर के घर आना। ये हमारे यहाँ जो लड़के और लड़की का जो फ़र्क शुरू से जो चले आ रहा है, मेरा मानना है लड़के जो हैं ये तो कभी भी हमारे मैच्योर नहीं होते। शायद शादी की उम्र आप देखेंगी हिंदुस्तान में तो लड़की की 18 है और लड़के की 21 है जी। क्योंकि लड़की लड़के के मुकाबले 3 साल पहले मैच्योर हो जाती है। आप भी अगर मिडिल क्लास परिवार से आई होंगी, आपको आपके परिवार में सुनने मिला होगा कुछ काम सीख ले, नहीं तो जाएगी तो वहाँ क्या करेगी, माँ बाप का नाम डुबाएगी, ससुराल वाले तेरे नाम से रोएंगे। तो लड़की को ये कह कह के 1000 चीज़ें सिखा दी जाती हैं। लड़की समय के पहले परिपक्व हो जाती है। मैं लड़के के 21 साल की उम्र का तो नहीं जानता, लड़की 18 साल की उम्र में परिपक्व हो जाती है, इतना मैं जानता हूँ। लेकिन ये बातें जो हैं ये शादी के हिसाब से तो ठीक है इन बातों को करना जी। लेकिन मैं लोकतंत्र के हिसाब से जब सोचता हूँ कि वोटिंग की एज क्या होना चाहिए जी। आपसे बात करते करते मैं खुद एक कन्फ्यूज़न में घिर रहा हूँ कि क्या 18 साल वाले को कोसना ठीक है, जब 58 साल के व्यक्ति या जो ज़िंदगी का आखिरी वोट जो डाल रहे हैं, जब वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भरोसा कर रहे हैं, अभी वही 100 किस्म के झूठ पर भरोसा कर रहे हैं। सवेरे से 4 बजे बुजुर्गों की नींद जल्दी खुल जाती है, तो 4 बजे से वो व्हाट्सएप पे दूसरों का जीना हराम करते हैं, उनको अफवाह भेजना चालू करते हैं। मेरे पास भी 4-6 लोग भेजते थे, फिर मैंने धीरे धीरे ब्लॉक किया उनको जी। तो जो अफवाहों को आगे बढ़ा रहे हैं, वोट क्या डालेंगे, क्या उनकी समझ होगी वोट के लिए, तो क्या किसी को भी वोटिंग राइट नहीं रहना चाहिए? तो लोकतंत्र चले कैसे जी? क्या ब्यूरोक्रेसी को दे दिया जाए, देश संसद को हटा दिया जाए, क्या फौज के हवाले कर दिया जाए जैसा कि इधर म्यांमार में है, उधर पाकिस्तान में है, एक वक्त बांग्लादेश में भी हुआ था? मुझको समझ नहीं आ रहा है, मुझको कोई आसान तरीका नहीं दिख रहा है सिवाय एक तरीके के जी, कि लोगों की राजनीतिक चेतना बढ़ाई जाए। और राजनीतिक शब्द से कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब कहीं भी चुनावी राजनीति या पॉलिटिकल पार्टी नहीं होता है जी। राजनीति का मतलब जनजीवन भी होता है, जो सामाजिक जीवन है, सरकार है, लोकतंत्र है, अदालत है, सब राजनीति का हिस्सा है। मुझको लगता है कि लोगों की राजनीतिक चेतना को बढ़ाए बिना अभी तो उल्टा जा रहे हैं हम, अभी गाड़ी हमारी रिवर्स गियर्स में लुढ़कते जा रही है पीछे, अभी हम आगे बढ़ने का सोच भी नहीं सकते। जहाँ जाके गाड़ी रुकेगी मुझको समझ नहीं आ रहा है कितने साल बाद रुकेगी। लेकिन ये देश जो है आज अपनी राजनीतिक चेतना के चलते हुए जी, मुझको व्यक्तिगत रूप से किसी वोटिंग राइट के लायक नहीं लगता है। लेकिन आप कहेंगे कि इसका क्या इलाज है, क्या मैं किसी अराजकता या किसी फौजी तानाशाही की वकालत कर रहा हूँ? और जब जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए इतना स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया हमने नहीं रखा है, उनके लिए जब एक लचीलापन है तो वोट देने वालों के लिए भी क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि उनकी समझ भी बेहतर हो और वो अपना प्रतिनिधि भी चुन सके, इस काबिल उन्हें बनाया जाए? दिक्कत एक ये है कि हम शिक्षा और समझ को कई बार जोड़ के देखते हैं जी। हम पढ़े लिखे को समझदार मान लेते हैं। लोग जब अपने आला औलाद को कोसते हैं तो बोलते हैं पढ़े लिखे समझदार हो लेकिन बात मूर्ख जैसी कर रहे हो। तो लोग मान लेते हैं कि जो पढ़ लिख लिए हैं वो समझदार भी हो गए हैं। पढ़ाई लिखाई का समझ से 16वीं पीढ़ी का रिश्ता है, बहुत ही दूर का, आसपास के भाई बहन भी नहीं है पढ़ाई लिखाई और समझदारी। तो हमारे यहाँ डिग्री होल्डर बढ़ते जा रहे हैं और उसी अनुपात में मूर्ख भी बढ़ते जा रहे हैं। जो जस्टिस काटजू ने कहा था कि 90% हिंदुस्तानी इडियट्स हैं, तो मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूँ उनकी बात से कि हमारे यहाँ के 90% लोग मुझको ऐसे मिलते हैं जो वोट तय करने के लायक मुझको नहीं दिखते। मैं बहुत निराशावादी हूँ और मुझको अभी सुरंग के आखिर में कोई रोशनी की किरण भी नहीं दिख रही है, छोटा सा टॉर्च या एक मोमबत्ती की लौ भी मुझको नहीं दिख रही है।
जी। तो मैं नहीं जानता कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ये बात जरूर है, हम खड्ड की तरफ जा रहे हैं, ये तो तय है। किस रफ्तार से जा रहे हैं, कब तक पहुंचेंगे, बीच में थमेंगे कि नहीं थमेंगे। मुझको हिंदुस्तानी वोटर की मैंने 18 साल से बात चालू की थी, जो आपने पूछा था जी। लेकिन मैं तब से लगातार सोच रहा हूँ, मुझको हिंदुस्तानी वोटर की राजनीतिक समझ, उसकी सामाजिक चेतना, उसके सरोकार, इस पे कोई भरोसा नहीं हो रहा है अभी। सर लेकिन ये बात सुन के वो जो पहली बार के वोटर है वो निराश ना हो जाएं कि भाई अगर समझ हमारी अभी उतनी विकसित नहीं हो पाई है। नहीं, मैं तो वोट पहली का बार हम करें मैं क्या? तो पहली बार के वोटर को ये कह रहा हूँ, तुमको अलग से निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बाप से भी उतना ही निराश हूँ। जी। मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मुझको निराश करते और तुमको भगत सिंह जितना समझदार होना चाहिए था। मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि मैं उसके बाप, चाचा, ताऊ, उनसे भी उतना ही निराश हूँ। आप हिंदुस्तानी महिला वोटरों को अगर देखेंगी, महिलाओं की राजनीति में बहुत बात होती है जी। आम महिलाओं को अगर आप देखेंगी तो एकता कपूर के सीरियल जो है वो उनके रोजाना की जिंदगी की पराकाष्ठा है। जी। हम जितने किस्म के राजनीतिक चेतना के, सरोकार के, अपनी जिंदगी दांव पे लगाए जैसे अंदाज में हम जितने वीडियो बनाते हैं, बहस करते हैं, जो हम बहस कर रहे हैं ये, जी। आप YouTube एडमिन पेज हमारा आके देखिएगा, 10% भी महिला दर्शक इसके नहीं मिलेंगी। उनका बहुतायत जो है, उनको अभी एकता कपूर ने बंधुआ मजदूर बना के रखा हुआ है, उससे बाहर नहीं निकल पा रही हैं। आदमी जो हैं वो व्हाट्सएप पे अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं। इन दोनों के बीच जो कुछ लोग बचे हैं वो महादेव सट्टा लगाने में लगे हुए हैं, ऑनलाइन गैम्बलिंग में। कौन है वोट देने का हकदार, मुझको समझ नहीं आता है। ये बात तो है। कौन हकदार है, आप बतलाइए मुझको। जो पैमाने मैं गिना रहा हूँ, जी। आपको अगर मिले ना 18 से 23 साल तक के भी मिले, जिस उम्र में भगत सिंह फांसी चढ़ गए थे, आप बतलाइएगा मुझको अगर मिलते हैं तो। मैं सच में ही उनसे बात करना चाहूँगा। JNU का ना रहे, वहाँ के लोगों की है चेतना। JNU है, जामिया मिलिया है, देश के जो अच्छे विश्वविद्यालय हैं जी। उनका असर होता है। लेकिन बाकी तो मुझको लगता है कोई पात्र नहीं है मताधिकार का। थोड़ा भाषा मेरी कड़वी है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन हकीकत मुझको यही लगती है। मुझे एक तो वाकया भी याद आता है, छोटा सा वाकया मैं जिक्र करना चाहूँगी कि जिस साल चुनाव होने थे, एक बुजुर्ग महिला थी, 70 प्लस उनकी उम्र रही होगी। उन्होंने जब वोट डाला, हमने पूछा कि भाई आपने किसको वोट दिया, तो उनका कहना था कि वहाँ पे नल की फ़ोटो बनी हुई थी तो हमने नल छाप पे वोट दिया। तो क्यों दिया? क्योंकि हमारे यहाँ नल लगा हुआ था। तो उनको ये भी नहीं पता है कि किस पार्टी के व्यक्ति ने उनके यहाँ नल लगाया है। उनकी समझ यही थी कि भाई नल हमारे यहाँ लगा है, उस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, तो नल छाप पे उन्होंने बटन दबा दिया। एक दूसरा व्यक्ति जिसकी उम्र 21-22 साल रही होगी, उसने वोट ही नहीं दिया। तो ये बड़ा तय कर पाना मुश्किल है कि ज्यादा निराश किस तरफ से हुआ जाए। मैं आपको एक ऐसा उदाहरण देता हूं जिसको सुन के आप दंग रह जाएंगी। जी। हिंदुस्तान के एक प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी होके एक व्यक्ति रिटायर हुए, चीफ सेक्रेटरी होके, जी। जो बड़े राजनीतिक चेतना संपन्न, बड़े जागरूक, खूब पढ़े लिखे माने जाते हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी में वोट नहीं दिया। मैंने पूछा कि आपने क्यों नहीं दिया, तो कहा मैं सरकार में रहते हुए किसी एक पार्टी का पक्ष लेना नहीं चाहता, चूँकि मैं सरकार में था तो निष्पक्ष रहना चाहता था। मैंने कहा अब तो रिटायर हो गए हो, अब वोट देते हो कि नहीं? तो उन्होंने कोई एक और बहाना ढूंढ लिया वोट न डालने का। जी। ये हालत हिंदुस्तान के IAS अफसरों की है, जो कि चीफ सेक्रेटरी होकर रिटायर हुए हैं और पूरी ज़िंदगी में वोट नहीं डाला उन्होंने। जी। अगर आपको याद होगा कि हिंदुस्तान के राष्ट्रपतियों में जितना मुझको याद पड़ता है, ये डॉक्टर कलाम, ये पहले राष्ट्रपति थे जो वोट डालने के लिए गए थे और लाइन में लग के उन्होंने वोट डाला था। शायद उनके अलावा कोई और राष्ट्रपति वोट डालने नहीं गए थे। ये मेरे लिए बिल्कुल नई बात है कि हाँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अलावा किसी राष्ट्रपति ने हाँ, वोट नहीं ऐसा डाला है। मुझको यही याद पड़ रहा है। मैं अगर इसके अलावा कोई जानकारी है तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, अपने आप को करेक्ट करना चाहूँगा। नहीं डाला था वोट लोगों ने। आप एक चीज़ देखिए, 60-65% वोट डलते हैं जी। जिसमें फर्जी वोटिंग भी शामिल रहती है। जो बहुत तेज विधायक रहते हैं वो नाम की लिस्ट बना के रखते हैं
कि कौन कौन लोग गैर मौजूद हैं उनके इलाके में, उनके वोट कैसे डाले जा सकते हैं। हाँ। वो दूसरी पार्टी के एजेंट को भी फोड़ते हैं, सरकारी कर्मचारी को भी फोड़ते हैं और वोट डलवाते हैं फर्जी वोट डलने के बाद 60-70% वोट डलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम 30% वोटर ऐसे हैं जो वोट डालने नहीं जाते। हमने अभी इंटरव्यू किया था, पोस्ट भी किया है उसको, रीना कंगाले जी, जो यहाँ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय चुनाव आयोग की तरफ से, जो छत्तीसगढ़ में प्रभारी हैं चुनाव करवाने की जी। उन्होंने एक बात कही, जिन्होंने ये सुना नहीं होगा, ये इंटरव्यू देखा नहीं होगा रीना कंगाले का, वो उसको देख सकते हैं। अभी हम इसके आखिरी में इसका लिंक डालेंगे। आप देखिए, उन्होंने ये कहा कि बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में जहां लोवेस्ट पोलिंग है जी, सबसे कम पोलिंग है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग भिलाई की जो अर्बन सीटें हैं, इनमें से कुछ जगह उतनी लो पोलिंग है। जो बस्तर के आदिवासी, जहां लैंडमाइन बिछी हुई है, जहां गोलियां चलती है, जहां विस्फोट होता है, जहां नक्सलियों का फतवा रहता है कि जिसने वोट डाला उंगली में निशान लगा दिखा तो उंगली काट दी जाएगी, ऐसे माहौल में जितना फीसदी लोग वहां वोट डालते हैं, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े शहरी वोटर जो हैं वो भी उतने ही करीब करीब वोट डाल रहे हैं। वोटर अपैथी कहा उन्होंने इसके बारे में कि उदासीनता है वोटर की। तो अब हम पढ़े लिखे का हम क्या बात करें, यहाँ तो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं बीजापुर के, नारायणपुर के, कोंटा के मुकाबले। यहाँ क्या हालत है इनकी देखिए। तो ये अनंत कथा है। मुझको अभी हमारी टीम ने बतलाया जी कि कुछ 18 साल के वोटर्स जो पहली बार वोट डालेंगे, उनके कुछ के इंटरव्यू उन्होंने किए हैं जी। तो मैंने उनको इस बातचीत के पहले देखने से मना कर दिया। मैं उनसे प्रभावित होना नहीं चाहता था। मैं चाहता हूं कि जो मेरा कहना है मैंने कहा। अब आप आखिरी में अगर कुछ ऐसे लोगों के इंटरव्यू दिखाना चाहें तो उसको ज़रूर दिखा दीजिए। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि उन इंटरव्यूज़ को देखा जाना चाहिए ताकि क्या सोचता है पहली बार का वोटर, उसके मन में क्या बातें हैं, क्या मैं मुद्दे थोड़ा हैं। सा सुधार आपको करूंगा जी। क्या सोचती है, लड़की भी वोट डालने वाली है, केवल लड़का ही वोट क्या डालने वाला सोचते हैं पहली बार के वोटर, अगर हम कहें कि उनके मन में मुद्दे क्या हैं, वो किन बातों को ध्यान में रखकर अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं, इसके लिए उनकी बातों को सुनना बहुत ज़रूरी है। और सर मुझे लगता है कि जो हमारी चर्चा हुई है उससे एक निष्कर्ष यही निकलता है कि कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता है कि आखिर वोटिंग की उम्र क्या हो और वोटिंग को लेकर कोई जगह, कोई परिक्षेत्र मायने रखता हो, ऐसा भी नहीं लगता। जो आखिरी हमारी बस्तर और शहरी क्षेत्र की चर्चा हुई, तो ये अनंत चर्चा है। लेकिन एक बात जो सबसे अहम है कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए आपका एक एक वोट कीमती है। तो जब भी आप वोट डालने जाएं, चाहे आप 18 की उम्र के हों या 58 की उम्र के हों या किसी भी उम्र के हों, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि ये एक वोट आपकी और आपके क्षेत्र के लोगों की किस्मत तय करता है। तो फिलहाल ये चर्चा यहीं तक। अगली बार किसी नए विषय के साथ हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। वोट डालने की उम्र आखिर क्या होनी चाहिए, इसको लेकर भले ही किसी एक नतीजे पर पहुंचना मुश्किल है, लेकिन पहली बार के वोटर्स आखिर क्या सोचते हैं ये हम आपको सुनवाते हैं। बातचीत के बीच में उनकी चर्चा हमने इसलिए नहीं की क्योंकि हम उनकी बातों से प्रभावित नहीं होना चाहते थे, लेकिन आप उनकी बातों को सुनिए और देखिए कि आखिर जो पहली बार के वोटर्स हैं उनकी क्या राय है। मैं पहली बार इस साल वोट देने जा रही हूँ, तो मुझे अपने ओपिनियन जो है उसके ऊपर बोलने का मौका मिला। मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। पहला चीज़ तो मेरा ये मानना है कि जब भी हम वोट देते हैं या हमने जो भी सरकार हम बनाना चाहते हैं वो इसीलिए बनाना चाहते हैं कि हम डेवलपमेंट लाएं, प्रगति लाएं, हमारे देश का हो चाहे वो किसी स्टेट का हो, पर्टिकुलर जगह का हो। तो जो भी हमारे मतलब हम जिसको भी वोट देना चाहती हूँ वो ऐसा होना चाहिए व्यक्ति, मेरा ये ओपिनियन है कि वो हमारे प्रॉब्लम्स को समझ सके, ना कि जब उसके ऊपर पावर मिल जाए वो पीछे मुड़ के ना देखे कि लोगों में क्या प्रॉब्लम्स है। जब कोई बंदा, मुझे लगता है कोई व्यक्ति जब अपने में वोट मतलब वोट पाने के बाद हाई पोजीशन पर जाता है, वो अपने लोगों का एक ओपिनियन लेकर जाता है इस लोगों के सामने कि वो क्या देना चाहता है, कि हमारी जो सोसाइटी है उसको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, चाहे वो पॉवर्टी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, या आजकल की जो चीज़ें दूसरी तरह की जो कि क्राइम्स हो रही है उसको सफरिंग करना, उसके लिए हम कौन कौन सी डेवलपमेंट चीज़ें ला सकते हैं।
तो मेरा ये मानना है कि जो भी हम जिसको भी वोट देना चाहते हैं वो ऐसा होना चाहिए व्यक्ति जो हमारे प्रॉब्लम्स को समझे और उसको आगे बढ़ाकर लेके जाए, जिसका एक प्रॉपर सोल्यूशन हो। मेरा नाम सृष्टि दुबे है, मैं रायपुर की निवासी हूँ। भाई हमारे वोट से क्या नाम है वो आगे जाके मतलब प्रतिनिधि बनेंगे और मान लो एक एक वोट से जब हम लोग पहले तो हम लोग वोट नहीं देते थे, अब हम लोग फर्स्ट टाइम जो वोट दे रहा है वो सभी के लिए, जो हमारी एक एक वोट बहुत कीमती होती है। हमारी एक वोट से उसको हरा भी सकता है, हमारे एक वोट से उसे जिता भी सकता है। तो हम लोग फर्स्ट बार वोट देंगे तो एक्साइटमेंट तो बड़ी हुई होती ही है। मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा गर्व की बात है और सरकार ने हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये प्रावधान दिया है कि हमें वोट देना है 18 की उम्र के बाद, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये जानकर कि मैं वोट दूंगा और उसकी खुशी अलग ही है। एक मौका मिलता है अपनी सरकार चुनने का। आप रूबरू होते हैं कि कैसे देश चलता है, कैसे सरकार चलती है और क्या गलतियां अगर वो करती है, क्या आप अपने मन से अपने मतलब मेजॉरिटी के हिसाब से आप उन्हें गवर्न कर सकते हैं। वो देश सेवा, वो पीपल्स के लिए सर्व कर रहे हैं। इस वजह से हम जहाँ पर हमें लगता है कि नहीं ये गलत है तो हम सरकार को बोल सकते हैं। तो इस वजह से सरकार अपनी गलतियों को समझती है और वो उसे सुधारती है। बहुत अच्छी फीलिंग है कि पहली बार मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी देश को चलाने वाला एक नेता चुनूंगी और मैं उस नेता को चुनना पसंद करूंगी जो लोगों की तकलीफ़ ग्रास रूट लेवल से समझ के उसको आगे बढ़ाए। एक अच्छा नेता वो है जो ग्रास रूट लेवल से ही लोगों की प्रॉब्लम समझ पाए, यानी कस्बे से लेके ज़िले तक, ज़िले से के बाद एक स्टेट तक, एक स्टेट से पूरी कंट्री तक के। मेरा नाम मधु चतुर्वेदी है, मैं रायपुर से हूँ। मैं अपना वोट उन्हें देना चाहूँगी जो हमारे देश को आगे, हमारे देश को विकास और समृद्धि की ओर ले जाए, जो हमारे देश के लिए अच्छे से बेहतर कर पाए और जो निष्पक्ष रहे, किसी भी छोटे जाति, वर्ग, धर्म या किसी भी प्रकार से भेदभाव न करे, समानता को लेकर चले। मैं ऐसे भागीदार को वोट देना चाहूँगी अपना।